तमाम आरोप जो है विपक्ष के नेता आप लोगों पर लगा रहे हैं। आपके पास लोगों से जुड़े मुद्दे नहीं है जिन पर आप बात कर सकें, इसलिए आप लोग धर्म और जाति का कार्ड खेल रहे हैं। चंडीगढ़ के भी प्रत्याशी का मैंने एनालिसिस किया है तो उनके पास कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि लुधियाना के वादे पूरे नहीं किए तो अनंतपुर साहिब चले गए, वहाँ के वादे पवित्र भूमि के वादे पूरे नहीं किए तो यहाँ पर आ गए, तो इनके पास कुछ कहने को बचा नहीं था। क्या भाजपा वाकई एक बड़ा चैलेंज है दक्षिण में? देखिए, सबसे पहले तो मनीष तिवारी जी को ये जानकारी होगी कि आज भी सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया संजय, तो वो भी उनका ये दावा था कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्य हो, बीजेपी बुरी तरह हार रही है। सुप्रिया जी चलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती तो कम से कम राहुल गांधी अमेठी से लड़ लेते। अब वायनाड से हारने वाले हैं राहुल जी, तो अमेठी भी नहीं गए, रायबरेली गए। पंजाब में सिटिंग 2 सांसद रिंकू जी और रवनीत बिट्टू जी, वो जब सिटिंग सांसद छोड़कर हमारे साथ आ रहे हैं, मतलब कि पंजाब में भी बदलाव का मौसम आ चुका है। अगर हम जवाब ना दे तो बोलेंगे देखो ये सत्ता में बैठे लोग जवाब भी नहीं देते हमारी बातों का। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज का दिन बहुत खास है। वैसे तो जब से चुनावी बेला शुरू हुई है हर दिन बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि चुनावी बयानबाजियां वार पलटवार बहुत ज्यादा हो रहे हैं और यही वो चीजें हैं जो चुनाव को और वोटर्स को चुनाव में निर्णय लेने के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं। आज न्यूज रूम लाइव में हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनेवाला। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। सर, आपको नेशनल टीवी पर बहुत लोगों ने देखा है बयानबाजियां करते हुए, या ये कहें कि जवाब देते हुए, और बहुत ही बेबाक तरीके से आप जवाब देते हैं। तो आज ना सिर्फ सवाल के लिए मैं हूं, बल्कि मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी भी हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जो रिपोर्टर हैं, जगह जगह धरातल की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बजम वर्मा हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर पत्रकार प्रमोद जी हमारे साथ हैं, राशि चतुर्वेदी हमारे साथ हैं जो कि टीवी पर एंकरिंग करते हुए नजर आती हैं। सबसे पहले आज आप सड़क से लेकर स्टूडियो तक हर जगह का प्रतिनिधित्व है। अच्छा लग रहा है कि मैं आपके बीच में हूं। आपके शानदार न्यूज रूम और स्टूडियो में मुझे देखने का अवसर भी मिला और चंडीगढ़ का असली सड़कों का एकदम लाइट के साथ रात को दिखाई देता है, तो ये भी बड़ी अच्छी वहां पे आपने स्टूडियो बना रखी है, तो मुझे बड़ी खुशी है। खूबसूरत चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए, लोकसभा सीट में चुनाव प्रचार और कई सवालों के जवाब देने पहुंचे। 100% मुझे लगता है कि इस बार तो जनता के मन में एक धारणा कई महीनों से पहले से ही बन चुकी थी कि भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनानी है और एनडीए को 400 पार लाना है, और यही भाव, यही जो चीज़ है मैं चंडीगढ़ के लोगों में भी महसूस कर पा रहा हूँ। क्या लगता है कि जो एक आप दावा कर रहे हैं कि 400 पार होगा, कांग्रेस उसी को आधे में भी जो है वो समेट रही है, और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस की समस्या क्या है कि अब देखिए, कांग्रेस का एक नेता एक आंकड़ा देता है, दूसरा नेता दूसरा आंकड़ा देता है, अखिलेश जी तीसरा आंकड़ा देते हैं, तो इनके गठबंधन में इतना कंफ्यूजन है कि ये लोग इतने महीनों में नेता नहीं तय कर पाए, कोई नीति नहीं तय कर पाए। 370 का समर्थन करना है, विरोध करना है, और आंकड़ा जो देना है, अपना आंकड़ा तो दे नहीं पा रहे खैर, पर जो आंकड़ा बीजेपी और एनडीए का देना है उसमें भी ये लोग एकमत नहीं है। तो इसी से पता चलता है कि एक तरफ तो मिशन और विजन है मोदी जी का देश के प्रति, और किस प्रकार से इस मिशन और विजन को आगे ले जाने का रोड मैप भी है। हमने काम भी किया है 10 वर्ष इन चीजों पर, और हमारा एक ही आंकड़ा है कि हम लोग 400 पार करने वाले हैं। वहां पर कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन तो अब बज़ में ज्यादा जानते हैं कि ये कंफ्यूजन की स्थिति ऐसी है कि अभी जो छठा फेज खत्म हुआ है, तो छठे फेज में एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाने वाले लोग 7वां फेज आते आते एक दूसरे को गालियां इस प्रकार की दे रहे हैं, और चंडीगढ़ में तो अलग ही कंफ्यूजन है। इसलिए इसको मैंने कहा था कि ये दिल्ली में दोस्ती, पंजाब में कुश्ती और चंडीगढ़ में मस्ती है। ये सिचुएशनशिप है। ये 4 जून तक इसकी अवधि है। 4 जून के बाद ये सिचुएशनशिप जो है, देखिए आपकी शादी हो चुकी है क्या? अभी नहीं हुई है। जो हमारे बुजुर्ग है, ये रिलेशनशिप, शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है इनके लिए। यहाँ पर 7 फेजेस का रिश्ता है। छठे फेज में एक रिश्ता है, 7वें फेज में अलग रिश्ता है। ये सिचुएशनशिप है, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट है। अच्छा, आपने जो ये बात बोली है, मनीष तिवारी चंडीगढ़ से कैंडिडेट हैं अलायंस के,
वो एक चीज जरूर कहते आ रहे हैं नजर, और हर जगह एक सेकंड, अलायंस के कैंडिडेट है। हाँ, अलायंस पर मुझे तो कंफ्यूजन ये भी था कि वो कांग्रेस के हैं, पुरानी कांग्रेस के हैं, G23 कांग्रेस के हैं, आप के हैं, इंडी के, आप कह रहे अलायंस के हैं। तो यहाँ पर अभी 4 जून तक अलायंस है। जैसे आपने पन्ना पहना है भाजपा का, वो 3 पन्ने पहनते हैं, वो कांग्रेस का भी पहनते हैं, समाजवादी पार्टी का भी पहनते हैं, आम आदमी पार्टी का पहनते हैं, लेकिन वो ये चीज कहते हैं कि भाजपा दक्षिण में साफ है और उत्तर में हाफ है। हर जगह वो ये चीज कहते हैं, फिर वो ये क्यों कह रहे हैं? क्या भाजपा वाकई एक बड़ा चैलेंज है दक्षिण में? देखिए, सबसे पहले तो मनीष तिवारी जी को ये जानकारी होगी कि आज भी सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के हैं। 30 लोकसभा सांसद हमारे हैं, कांग्रेस के नहीं है। हमारी प्रेजेंस तेलंगाना में है, हमारी प्रेजेंस तमिलनाडु में है, हमारी प्रेजेंस केरला में है, हमारी प्रेजेंस कर्नाटका में, खैर हमारी तो वहां पे सरकार भी थी, हमारी सरकार पुदुचेरी में है, और हमारा अच्छा अलायंस आंध्र में है। अब मुझे बता दो डीएमके तमिलनाडु के अलावा कहाँ है? अब मुझे बता दो कि लेफ्ट पार्टी केरल के अलावा कहाँ है? तो मनीष जी से मेरा सवाल यह है कि इनके साउथ के साथी है डीएमके। डीएमके उत्तर भारत के लोगों को टॉयलेट क्लीनर और पानी पूरी बेचने वाला कहते हैं। इन पे इनका क्या स्टैंड है? जब वो अलग अलग जगहों पे जाएंगे, चंडीगढ़ में बहुत सारे उत्तर भारत के लोग भी रहते हैं, उनके बीच जब वो जाएंगे तो उनको जवाब देना चाहिए। अभी सुखपाल खेड़ा ने तो कहा कि इनका वोटिंग राइट ही खत्म कर देना चाहिए। कोई उनके और नेता जो है वो और भी गालियां बकते हैं। राहुल गांधी ने भी कहा था अमेठी हारने पर कि भाई केरला के लोगों को समझ में आता है, अमेठी के लोग जो है बेवकूफ है, उनको समझ में नहीं आते इशू। तो मुझे लगता है कि उनको साफ करना चाहिए कि जिस प्रकार की शब्दावली उन्होंने उत्तर भारतीयों के बारे में उनके नेताओं ने और उनके साथियों ने बोली है, उस पर उनका क्या स्टैंड है। हमारे साथ प्रमोद जी भी हैं जो कि सीनियर पत्रकार, बहुत साल पत्रकारिता में रहे। सर क्या? देखिए, हमारे साथ जहां हम लोग बात कर रहे हैं न्यूज़ रूम में, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, तो वो भी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ आई थी। तो उनका ये दावा था कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्य हो, बीजेपी बुरी तरह हार रही है और 150 से ऊपर जा नहीं पाएगी। देखिए, सुप्रिया जी पिछली बार चुनाव लड़ी थी तो उनको महाराजगंज में अपने पिताजी की जो पुश्तैनी सीट वो मानती है, वहां पर 5% से कम वोट आए थे। 5%। अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार रही है, सुप्रिया जी चलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती तो कम से कम राहुल गांधी अमेठी से लड़ लेते। अब वायनाड से हारने वाले हैं राहुल जी, तो अमेठी भी नहीं गए, रायबरेली गए हैं। 80 में से 80 भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलने वाले हैं। एक चीज जरूर है, क्योंकि बड़े सीनियर लीडर थे यहाँ के, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेम सिंह चंदूमाजरा अकाली दल से। वो जब हारे थे तो उन्होंने एक चीज बोली थी, क्योंकि मोदी फैक्टर पंजाब में काम नहीं किया। उन्होंने कहा पंजाब और बंगाल ये 2 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे जो लहर देश में चलती है, यहाँ पर उल्टी ही चलती है लहर। तो वो लहर के यहाँ मोदीज मैजिक यहाँ नहीं दिख रहा है। वो देखिए, हमें अपने ट्रेडिशनल चश्मे उतार के अब देखना पड़ेगा मोदी मैजिक या मोदी फिनोमिनन है क्या। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में 2014 में हमारी केवल 2 सीटें थी। उस पश्चिम बंगाल में 2019 आते आते जिस प्रकार की राजनीतिक हिंसा, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और जिस प्रकार की अपीजमेंट पॉलिटिक्स ममता दीदी ने की, तृणमूल कांग्रेस ने की, तो 2019 में हमारी 18 सीटें और हमारा 40% से अधिक वोट शेयर आया। हम केवल 2 या 3% टीएमसी से पीछे रहे। पंजाब में सिटिंग 2 सांसद रिंकू जी और रवनीत बिट्टू जी, जिनके परिवार ने तो देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, वो जब सिटिंग सांसद छोड़कर हमारे साथ आ रहे हैं, मतलब कि पंजाब में भी बदलाव का मौसम आ चुका है। और जो बदलाव का नारा देकर आए थे, वो किस प्रकार से पंजाब को किस स्थिति में लाए हैं। अभी रिपोर्ट आई है, इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है कि पहले ही वर्ष में पंजाब में 85% इन्वेस्टमेंट घट गया था और लॉ एंड ऑर्डर चरम सीमा पर उसकी खत्म होने की आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। जिस प्रकार से मोहाली पे हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, अफगानिस्तान में ऐसे हमले होते थे, पंजाब में हमने कभी नहीं सुना था। पंजाब तो वो राज्य है जो एकदम सुरक्षित माना जाता है। हमारे सेना के लोग यहाँ से ज्यादातर आते हैं। चंडीगढ़ के आसपास की सीट्स की बात करें, पंजाब हरियाणा, मेजर इश्यूज रहे किसानी से जुड़े हुए। क्या आपको लगता नहीं है कि ये मुद्दे डेंट जो है वो बीजेपी को कर सकते हैं? दूसरा, मणिपुर का इशू। साउथ की बात करें, कांग्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन अब आप कहते हैं कि बीजेपी ने अपना जो है वो परचम लहराया, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है। कौन से आपको मुद्दे लगते हैं जो सीधा बीजेपी को डेंट कर सकते हैं? देखिए, किसानों के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। ये किसानों का जो मुद्दा लेकर ये लोग आए थे, उसमें 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, 2022 में उत्तराखंड में चुनाव हुए, 2022 में उसके बाद गुजरात में अनेकों हिस्सों में चुनाव हुए। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के भी चुनाव हुए।
क्या इन हिस्सों में किसान नहीं रहते क्या? मेरा पर ईमानदारी से एक सवाल है और मैं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाने जा रहा हूं। जो एपीएमसी एक्ट में हम तो केवल संशोधन करने की बात कह रहे थे, वो उसको काला कानून कह रहे थे। केरल में एपीएमसी एक्ट है ही नहीं। केरल जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस दोनों साथ में हैं, जहां पे शहजादे चुनाव लड़ते हैं, जिनके समर्थन के साथ ये दिल्ली में इंडी गठबंधन बनाते हैं, केरल में एपीएमसी ना एक्ट है, ना मंडी है, ना एमएसपी की वहां पर व्यवस्था है। बताइए क्यों नहीं है? वहां पर आंदोलन कब होगा इनका? वहां पर एमएसपी लागू कब होगी? मनमोहन सिंह और रघुराम राजन दोनों का ऑन रिकॉर्ड बयान है, उन्होंने कहा एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ता है, इसलिए एमएसपी नहीं बढ़ानी चाहिए। आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो मनमोहन सिंह के इस बयान से इत्तेफाक रखते कि नहीं रखते? सारी फसलों में देने को कह रहे हैं, उन्होंने गारंटी दे दी एमएसपी की। इसकी भी वो बीजेपी ने नहीं दी, बीजेपी 5 फसलों की बात करती है। पहली तो बात यह है कि उस पे भी इनका काला चिट्टा खुल गया। इनकी कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी के एक सदस्य ने जब उनसे पूछा गया कि आपने एमएसपी गारंटी की बात की तो कितनी फसलों पर है? सारी फसलें तो छोड़ दो, उन्होंने कहा कि हम 23 फसलें जिस पर एमएसपी दी जाती है वो भी नहीं देंगे। और फिर उनसे पूछा गया फॉर्मूला क्या है, तो उन्होंने बोला फॉर्मूला कुछ तय नहीं, मतलब C2+50 नहीं है। ये प्रवीण चक्रवर्ती का बयान है। अब ये जो राहुल गांधी लेकर घूम रहे हैं ना, वो कॉपी लेकर घूमते। अब राहुल जी से पूछिए कि संविधान की आत्मा, ये जो तस्वीरें थी ये संविधान की आत्मा थी, उस पर तो कुठाराघात किया ही। संविधान के शरीर पर कुठाराघात नेहरू जी से शुरू हुआ। पहला अमेंडमेंट लाकर बोलने की आजादी पर अंकुश। उनकी दादी माँ ने तो इमरजेंसी लगा दी थी और उनके पिताजी ने 2 काले कानून लाए थे मीडिया के खिलाफ। तो हम यूसीसी की वकालत करने वाले कैसे संविधान विरोधी हो गए और वो लोग जो शरिया बोलते हैं वो संविधान के साथ हो गए? सर एक जरूर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो वोटर्स से जुड़ा है। वोटर्स ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब आते हैं, आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। आज अरविंद केजरीवाल सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ आ रहे हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, अलायंस के उम्मीदवार हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, यानी जो कांग्रेस से हैं। तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? यहाँ से जहां पर अभी हम खड़े हैं वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही बॉर्डर पार होता है और चंडीगढ़ आता है वहां पर गले मिलते हैं। इस तरीके की राजनीति को क्या कहेंगे? पहले तो मैं केजरीवाल जी की टीम को सिर्फ इतना बोलूंगा कि केजरीवाल जी की टीम सही स्पीच की स्क्रिप्ट दे दे। पता चला दिल्ली स्क्रिप्ट के बदले पंजाब की स्क्रिप्ट दे दी तो यहाँ पर मनीष तिवारी को क्या क्या गालियां बक के चले जाएंगे और फिर पता चलेगा अरे। और क्या है कि नशे, सत्ता के नशे में, नशे का तो कारोबार इन्होंने दिल्ली में किया ही है, सत्ता के नशे में ऐसी गलतियां हो सकती है कि मुंह से कुछ निकल जाए। भगवंत मान जी के मुंह से तो बहुत कुछ निकलता ही है और इसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, बाजवा जी बताते हैं कि जैसे ही सनसेट हो जाता है तो अलग अलग चीजें निकलने लगती हैं उनके मुंह से। अब मुझे नहीं पता, ये बाजवा जी ने बताया, मैं तो ऐसे किसी के बारे में देखता भी नहीं हूँ, बोलता भी नहीं। जी शहजाद जी, देखिए लगातार जो है आप देख रहे हैं तमाम आरोप जो है विपक्ष के नेता आप लोगों पर लगा रहे हैं। आरक्षण का जो मुद्दा है वो लगातार उछाल पकड़ रहा है और जो आप लगातार इंडिया अलायंस पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग जो है आरक्षण खत्म कर देंगे, SC, ST और OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, लेकिन वो आप पर पलटवार करते हुए उनका ये कहना है कि आप लोग जो है आपके पास असल मुद्दे नहीं है, आपके पास लोगों से जुड़े मुद्दे नहीं है जिन पर आप बात कर सकें, इसलिए आप लोग धर्म और जाति का कार्ड खेल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो संविधान बचाओ का मुद्दा लेकर ये लोग आए थे। चंडीगढ़ के भी प्रत्याशी का मैंने एनालिसिस किया है तो उनके पास कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि लुधियाना के वादे पूरे नहीं किए तो वो अनंतपुर साहिब चले गए, वहां के वादे, पवित्र भूमि के वादे पूरे नहीं किए तो यहां पर आ गए, तो इनके पास कुछ कहने को बचा नहीं था। तो 90% उन्होंने संविधान खत्म हो जाएगा भाजपा अगर चंडीगढ़ में जीतेगी, ये उन्होंने कहा है। 90% आप स्पीच एनालिसिस कर लो। अब संविधान खत्म कैसे हो रहा है तो उसका जवाब हमने दिया है। अगर हम जवाब ना दे तो बोलेंगे देखो ये सत्ता में बैठे लोग जवाब भी नहीं देते हमारी बातों का। चलिए मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार आ रही है तो उनके पहले 5 बड़े काम या कुछ ऐसे जो रहेंगे अगले 5 साल में, वो क्या होंगे? देखिए, मैं आपको केवल एक ही लक्ष्य हमारा जो है वो बताता हूं और वो है विकसित भारत। जो हम इमारत खड़ी करना चाहते हैं वो है विकसित भारत और उसका लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं और अगले 5 वर्ष इस विकसित भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अब की बार NDA 400 पार और जनता ने मन बना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पहुंचे क्योंकि इलेक्शन मोड चल रहा है इस वक्त पंजाब में, चंडीगढ़ में, हर जगह। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों के लिए तो बड़ा कठिन है, आप लोग चंडीगढ़ में तो आप थोड़ा सुरक्षित है, पर आपके जो साथी हैं अजीत से या जी न्यूज़ से
या कोई यूट्यूबर होता है तो पंजाब सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोलते हैं तो किस प्रकार से आप लोगों को भी कई बार झेलना ही पड़ा होगा। मैं क्योंकि देखता हूं, हालांकि दिल्ली रहता हूं, पर डेली पोस्ट में किस प्रकार से प्रताड़ना आज भी सत्ता में बैठे लोग करते हैं, तो मैं आपकी हिम्मत का भी बहुत बड़ा, मैं आपको आपके हौसले का भी बहुत नतमस्तक हूं कि आप लोग जो बेबाकी से रिपोर्टिंग करते हैं, और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला, जो दावा कर रहे हैं कि 4 तारीख के जो नतीजे आएंगे वो निश्चित तौर पर ही एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। तो अगली बार फिर किसी नए गेस्ट के साथ आपसे मिलेंगे। देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। नमस्कार।